स्वागत करता है फिर से आप सभी का देश का नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला। आज का कंटेंट बनेगा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनको ऐसा बहुत बार लगता है कि मेरी कल टेस्ट है, तो ऐसा कुछ हो जाए कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर लूं, सारे जो मेरे कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाए और मैं आराम से कल की टेस्ट दे सकूं। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा रहता है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम कैसे उसको कंप्लीट करें। तो बहुत टाइम लगता है, हो सकता है पूरा दिन चले जाता है उसको रिवाइज करने में। तो आज ऐसा कंटेंट लाया हुआ आपके लिए जो आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन के जो सारे कंसेप्ट है वो एक ही वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तुमको कंसेप्ट सारे क्लियर करवाने वाला हूं, ताकि अगर आपकी कल भी टेस्ट है तो आज आपको बहुत मजा आ जाए और आपका बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। यही अपना उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सभी 10 के बच्चों को खुश करने के लिए हम लाए हैं ये कंटेंट। और ये क्या है? समरी लेक्चर। किसका? 10th बोर्ड वालों का। और चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। कंसेप्ट नंबर 1। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? पूरा चैप्टर, पूरे सारे चैप्टर के अंदर जितने कंसेप्ट है वो सारे के सारे रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन पहला कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, चौथा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिफ्थ है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सिक्स्थ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सेवेंथ है फ्री फॉल एंड एट है इसके वेलोसिटी। मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो पढ़ाना रह चुका है, ऐसा कुछ रहेगा नहीं। सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है एकदम सिंपल भाषा में तुमको समझाता हूं मैं। देखिए, ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। देखो कैसे मान ले सर हम कि ये सेंटर ऑफ मास है। बात एकदम सिंपल है। अगर आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, मतलब इस डायरेक्शन में, तो समझ लीजिए आपने उसके सेंटर ऑफ मास को हीट किया है। आ रही बात समझ में? मतलब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर है और आपने बराबर सेंटर ऑफ मास को हीट किया है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है और आप सेंटर ऑफ मास को हीट ना करते हुए साइड में हीट करोगे, साइड में हीट करोगे, तो ये बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। ये बॉडी रोटेट करेगी। देखिए आपने फोर्स यहां पे लगाया, बॉडी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में गई क्या? नहीं गई। आपने इधर फोर्स लगाया तो बॉडी घूमते हुए नीचे की तरफ जाएगी, मतलब आपने सेंटर ऑफ मास को हीट किया ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है कि अगर आप वहां पे फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। इट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट पॉइंट वी कॉल सेंटर ऑफ मास। चलिए इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिए आप सब लोग। क्या है सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड अ बॉडी, आउटसाइड अ बॉडी, अ बॉडी वेयर, इनसाइड और आउटसाइड अ बॉडी where application of force, where application of force, where application of force will move a body, will move a body, will move a body, move a body in direction of force, direction of force। बात को समझो, क्या बोला है? इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड अ बॉडी वेयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल मूव अ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस पॉइंट पे अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है ना, तो दैट विल मेक अ बॉडी इन मोशन, दैट विल मेक बॉडी टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर वहां पे आप सही जगह पे फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। यहां पे बॉडी इसका सेंटर ऑफ मास के अंदर है, तो मैं अगर उसके ऊपर ऐसा धक्का लगाता हूं कि उसका सेंटर ऑफ मास हीट, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। लेकिन अगर आपने साइड में फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी
फोर्स के डायरेक्शन में जाएगी नहीं, बॉडी रोटेट करेगी। समझ में आ रही बात आपको? ये है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, तो उसके पीछे का रीजन जो है ये अभी आपको समझेगा कि सेंटर ऑफ मास सबसे पहले हमने क्यों बताया। देखिए अब है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता कैसे? देखिए न्यूटन सर ने तो बताया अपने को बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा एक्ट होता है? ये अगर पहली बॉडी है और ये अगर दूसरी बॉडी है, तो पहले बॉडी का सेंटर ऑफ मास दूसरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है। सेंटर की बात हमने क्यों की है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं लगता कि देखिए यहां से फोर्स एक्ट हो रहा है, यहां से फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं लगता ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा लगता है? पहले वाले सेंटर से स्टार्ट होगा, दूसरे वाले सेंटर पे एंड होगा। पहले वाले बॉडी का सेंटर, दूसरे वाले बॉडी का सेंटर, दोनों सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, कोई भारी भरकम चीज है और मुझे अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो बहुत बार उसको मैं जब धक्का देता हूं तो मेरे पेट में दर्द होता है। मतलब आपको ऐसा अज्यूम हो रहा है कि मैं तो अपने हाथों से ताकत वहां पे लगा रहा हूं, लेकिन बात ऐसे नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट इन द वे यू थिंकिंग। द बॉडी, our body is trying to exert a force from the center of mass of our own body। ठीक है ना? हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो अपने बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वहां से हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं दूसरे वाले बॉडी के ऊपर, ताकि उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो। तो पहले वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास दूसरे वाले बॉडी के सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करेगा, फोर्स लगाएगा, तभी वो बॉडी उस फोर्स के डायरेक्शन में घूमने वाली है। समझ में आ रहा है? मतलब ये एकदम सिंपल सी बात है कि हम भी अगर फोर्स लगाते हो तो अपना सेंटर ऑफ मास से फोर्स हम लगाते हैं ताकि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो। तो यही जो फॉर्मूला है, तो यही जो कंसेप्ट है वो आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में दिखेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स पहले, ये जैसा कांटेक्ट फोर्स भी सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है, उसी प्रकार से नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है। पहले वाली बॉडी अपने सेंटर से दूसरे वाले बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट करती है, और दूसरी वाली बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास से पहले वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट करती है। समझ में आ रही है आपको बात? तो the direction of gravitational force is along the line joining the centers of both the bodies। अब आपको स्टेटमेंट बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। स्टेटमेंट क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में सभी जो बॉडीज हैं, ठीक है ना, जिसको मास है, विदाउट मास तो कोई बॉडी है ही नहीं, तो हर बॉडी को अपना खुद का मास है, और अगर मास है तो सेंटर ऑफ मास भी है, और हर मास अपने सेंटर ऑफ मास से दूसरे वाले बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट करेगा। और ये फॉर्मूला के तौर पर ऐसा लिखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। तो m1 और m2 दोनों के मासेस को लेना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पे m1 और m2 होगा, और ये जो है भैया, ये है इनके बीच का डिस्टेंस। इस सेंटर से उस सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा r। समझ में आ रही है आपको बात? तो डिस्टेंस को जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद यहां पे कांस्टेंट लिखा जाता है, उस कांस्टेंट का एक बहुत भारी भरकम नाम है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो तब जाकर के फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है? यस। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन और इसका फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट लेते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है देखिए जरा, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर सर का पहला लॉ, पहले आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देता हूं। देखिए सबसे पहला जो लॉ है वो अपने को कहता है कि जो प्लैनेट्स है, देखिए ये है आपका सर्कल, लेकिन ये है आपका इलिप्स, ये है आपका सर्कल, ये है आपका सर्कल, और ये है आपका इलिप्स, ये है आपका इलिप्स, ये आपका इलिप्स और ये है आपका सर्कल। तो देखिए प्लैनेट सन के अराउंड, ठीक है ना, बहुत
बहुत सारे थ्योरीज आए थे कि लोग बोल रहे थे देखो और तो फ्लैट है और तो और तो स्पीयर है, सन और के अराउंड घूमता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आई थी और फाइनली हमने डिसाइड किया नहीं भाई, जो सन होता है ना उसके अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं। और लेकिन वहां पे भी कंफ्यूजन था लोगों के बीच में कि अगर यहां पे सन है, यहां पे अगर सन है तो जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट सन के चक्कर सर्कुलर ऑर्बिट में लगाते हैं, ऐसा मिसकंसेप्शन था। लेकिन केपलर सर ने ऑब्जर्व किया प्लैनेटरी मोशन को और बताया कि भैया ऐसा नहीं रहता, देखिए ये इलिप्स होता है और इलिप्स में क्या होते हैं, दो फोकाए, क्या होते हैं, दो फोकाए। जैसे सर्कल में सेंटर होता है जैसे वैसे इलिप्स में दो फोकाए होते हैं, दो फोकस होते हैं, यहां पे एक फोकस और यहां पे एक फोकस। इन दोनों में से कहीं पे एक जगह पे आपको सन को कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पे आपका सन रहेगा और जो प्लैनेट है वो प्लैनेट इस सन के चक्कर लगाएगा इलिप्टिकल पाथ में। कैसा इलिप्टिकल पाथ में, कैसा इलिप्टिकल पाथ में। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हो गया उनका फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे लॉ में कैसा है, देखिए आपने मान लिया भैया कि ये जो होता है ये है आपका एलिप्स, बहुत बढ़िया सर, एलिप्स तो आपने मान लिया। यहां पे है आपका सन, यहां पे आपने सन लिया और उसके बाद यहां पे है आपका, यहां पे है आपका प्लैनेट, यहां पे है आपका प्लैनेट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यस, बहुत अच्छी तरीके से साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए यहां पे प्लैनेट हमने लिया। अब देखिए एक महीने में जैसे ये पोजीशन है प्लैनेट की, इसको इस पोजीशन को हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे इसको, ए। अब बात को समझो, हम टाइम इंटरवल लेंगे, जैसे हम लेंगे कितना, 2 मंथ्स। हमने 2 महीने का टाइम इंटरवल लिया। क्यों लिया सर 2 महीने का टाइम इंटरवल, क्योंकि हमको देखना था कि ये 2 महीने में ये जो प्लैनेट ए पर है, जो प्लैनेट पोजीशन ए पर है, तो वो कहां पे जाएगा 2 महीने के बाद। तो हमने देखा कि ये प्लैनेट ए पर है, अब 2 महीने के बाद में यहां पे गया और यहां पे पॉइंट बन गया बी, पॉइंट बन गया बी, मतलब 2 महीने पहले वो ए पे था और 2 महीने के बाद में वो बी पे है, ऐसा आपने मान लिया। अब देखो बात यह है कि हम क्या करेंगे, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, सन को और प्लैनेट को जोड़ देंगे बाय रेडियस वेक्टर आर। अब ये जो आपकी रेडियस वेक्टर है वो 2 महीने में यहां से यहां तक चली गई, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो आपकी यहां पे आर्क बन रही है, इस आर्क का हम एरिया निकालेंगे। बहुत सही है सर, बहुत सही। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, इसका जो भी एरिया आया उसको हमने नोट करके रख लिया। अब देखिए हमने इधर देखा, अब बात यह है कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है, लेकिन जब प्लैनेट सन के पास होता है तब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे अभी, हम ये कंडीशन लेंगे कि समझ लो, क्या समझ लीजिए सर, क्या समझना है, समझ लो कि प्लैनेट यहां पर है, प्लैनेट कहां पे है, यहां पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट सी। और फिर से हम टाइम इंटरवल लेंगे, कितना लेंगे टाइम इंटरवल, फिर से हम टाइम इंटरवल लेने वाले 2 महीने का, 2 मंथ का टाइम इंटरवल लेंगे और देखेंगे कि 1 महीना पहले अगर 2 महीने पहले अगर ये जो प्लैनेट है वो सी पर था तो 2 महीने के बाद में वो कहां पे रहेगा। तो हमने देखा कि ये तो डी पे आ चुका है, ये तो डी पे आ चुका है। फिर हम यहां से एक रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, यहां से एक रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद में ये जो यहां पे आर्क बन रही है, यहां पे जो आर्क बन रही है, इस आर्क को हम क्या करेंगे, इस आर्क को हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए सी टू डी गया 2 मंथ में, ए टू बी गया 2 मंथ में। तो बात यह है कि अगर टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल अगर सेम है तो ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये जो आर्क यहां पे बन रही है, तो दोनों आर्क का एरिया कैसा रहेगा, सेम, ठीक है ना। टाइम इंटरवल अगर सेम है तो द रेडियस वेक्टर विल स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ अपने को ये बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर है वो इक्वल एरिया कवर करती है अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो। समझ में आ रहा है आपको, आप कहीं पे भी ले लो, मतलब आप यहां पे ले लो, यहां पे आप ले लो, यहां से एक डिस्टेंस आपको रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो आप, और 2 महीने में आप उसको यहां से यहां पे लेके जाओ। अब ये जो एरिया बनने वाला है ये भी एरिया इन पहले वाले 2 एरिया के बीच में, पहले वाले 2 एरिया के इतना ही रहेगा अगर टाइम इंटरवल सेम आपने रखा तो। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो रेडियस वेक्टर हमेशा इक्वल ही एरिया स्वाइप करने वाली है। क्लियर है, यह है केपलर सर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इसके बाद
इसके बाद है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए यहां पे इलिप्टिकल पाथ में, यहां पे इलिप्टिकल पाथ में कौन घूम रहा है? प्लैनेट घूम रहा है सर, प्लैनेट घूम रहा है सर। हाँ सर एकदम सही बात है। और यहां पे है आपका सन, यहां पे है आपका प्लैनेट। तो देखिए बात यह है कि इसका डिस्टेंस निकाल लो भैया। अब आपको यह बताइए जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच का, तो इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट घूम रहा है, इसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है सन से वो वैरी होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम द सन। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं फ्रॉम द सन। हमने निकाल लिया एवरेज डिस्टेंस का। अब देखिए ये जो एवरेज डिस्टेंस है मान लो कितना है, आर है। अब देखिए यहां से शुरुआत करेगा और पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करके यहां पे वापस आएगा। उसके लिए जो टाइम लगता है, हमने बोला कि भैया कैपिटल टी इतना टाइम लगता है, ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया कैपिटल टी इतना टाइम लगता है। फिर हमने क्या किया, आर और टी का रिलेशन निकाला। इसके ऊपर ही केपलर सर का थर्ड लॉ डिपेंड है। केपलर सर अपने को क्या बोलते हैं कि टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डिस्टेंस के स्क्वायर को, डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही है आपकी केपलर सर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कि अगर कोई प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, अगर मतलब घूमता ही है सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा है, अगर उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है और उसका जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो कैपिटल आर है, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये रहेगा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तीनों मैंने लॉ बता दिया आपको। पहला लॉ क्या बोलता है आपको? पहला लॉ आपको ये बताता है कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा लॉ अपने को ये बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर है, दैट रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इट्स इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। तीसरी बात यह है कि अगर किसी प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने के लिए कैपिटल टी इतना टाइम लगता है और उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये आर है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये केपलर के तीनों लॉज है प्लैनेटरी मोशन के। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम। ये हो गया। चलिए अगला पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए न्यूटन सर ने क्या बोला, देखिए ये है आपकी अर्थ, ये क्या है आपकी, ये आपकी अर्थ है। और यहां पे इस अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो ठीक है ना, तो ये नीचे गिरता है, अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है। वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का सरफेस उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है। अगर सरफेस उसको अट्रैक्ट कर रहा होता तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा जमीन हो तो ये ऐसा गिरता, यहाँ पे ज्यादा जमीन हो तो वो ऐसा गिरता इधर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ज्यादा पार्ट हो तो वो यहाँ पे गिरता, यहाँ पे ज्यादा मास हो तो वो यहाँ पे गिरता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरफेस ने अट्रैक्ट करता, अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट करता है उस चीज को। समझ में आ रही है आपको बात? तो सेंटर उसको अट्रैक्ट करता है। तो देखिए ये बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन भैया, एक्सेलरेशन उसको बोला जाएगा। यस, उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन। यस, अब एक्सेलरेशन है तो न्यूटन सर का सेकंड लॉ अपने को बोलता है मोशन का कि अगर भैया फोर्स अप्लाई हुआ तभी एक्सेलरेशन होगा। तो हमने बोला कि अगर यहां पे एक्सेलरेशन है तो यहां पे फोर्स भी होगा, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है। तो हमने बोला ये जो यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई एक्सेलरेशन तैयार हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जाएगा उसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इसको लिखा जाता स्मॉल जी, है वो एक्सेलरेशन लेकिन वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, इसलिए वहां पे ए ना लिखते हुए वहां पे स्मॉल जी लिखा जाता है। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। कहां पे रुकना है, किसको रुकना है? यहां पे रुकना किसी को है ही नहीं। देखिए स्मॉल जी का अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए मान लो, ठीक है ना सर, मानती आ रहा है सर,
मान ही रहे सर हम अब तक। तो यहां पे अगर आपने कोई बॉडी ली जिसका मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम, और दोनों के बीच का जो सेंटर है उसके अलोंग क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है सर। बिल्कुल सर। तो जो फोर्स लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा कैपिटल जी, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ बॉडी, दोनों का डिस्टेंस यहां पे कितना रहेगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट के बराबर रहेगा। रेडियस ऑफ प्लेनेट के बराबर रहेगा, मतलब जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही बात? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि देखिए ये तो हो गया न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन न्यूटन सर का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो अपने को बोलता है कि एफ का फॉर्मूला तो एम इंटू ए है, एम इंटू ए है। तो हमने बोला हाँ तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब इसको ए ना लिखते हुए हम यहां पे स्मॉल जी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल है, इसलिए यहां पे स्मॉल ए ना लिखते हुए स्मॉल जी लिखा जाएगा। और भैया इस क्वेश्चन इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। एकदम सही बात है सर। तो दो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, मतलब राइट हैंड साइड तो इक्वल हो जाएगी। तो हम देखो यहां पे लिखते हैं कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम इंटू जी। वाह। उसके बाद हम काट छाट करेंगे, एम एम को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास में आएगा स्मॉल जी का फॉर्मूला, और फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। वाह, ये है स्मॉल जी का फॉर्मूला। तो इसको लिख लो आप बराबर। ये कैसा डिराइव किया जाता है, इसको थोड़ा कंसिडर करके आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 लिखो, 2 लिखो, दोनों को इक्वेट करो, और उसके बाद आपको मिलेगा स्मॉल जी का फॉर्मूला। यस, एकदम सही बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नया कंसेप्ट लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया। चलिए ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन किसको बोला जाएगा, इफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, दैट मोशन वी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, किसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, इस किसी सर्कम्फरेंस के अलोंग अगर कोई बॉडी घूम रही है, किसी सर्कम्फरेंस के अलोंग अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई सर्कम्फरेंस के अलोंग अगर कोई बॉडी घूम रही है, तो उसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। देखिए उसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। देखिए ये है आपके सर्कल का सेंटर, तो बॉडी घूम रही है सर्कम्फरेंस के अलोंग, तो हम बोलेंगे भैया सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन अगर है तो सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स तो लगेगा, मोशन के लिए फोर्स लगेगा यहां पे, ठीक है ना, फोर्स लगेगा। बॉडी अगर रेस्ट में है और उसको आप मोशन में लाना चाहते हो, बॉडी अगर रेस्ट में और आप उसको मोशन में लाना चाहते हो, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली, उसके सिवा तो बात बनेगी नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, हाँ यस क्लियर है सर। तो देखिए बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, और वो जो फोर्स है वो एक्ट होगा अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, इस फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही होता है सर्कुलर मोशन और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए जैसा हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हम्म, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं हम। चलो हाँ,
तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हो तो यहाँ पे भी m आएगा, और सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन भी कहां पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये होता है आपका सर्कुलर मोशन। चलिए, ये होता है आपका सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटेशन का लॉ, इसको क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है ग्रेविटेशन को। ऐसा क्यों बोला जाता है भाई? देखिए, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जा रहा है, इसलिए कैपिटल जी लिखा जा रहा है, यहाँ पे m लिखा जा रहा है, यहाँ पे r स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो ये जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के डिस्टेंस, दोनों बॉडी में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। तो उसके जो डिस्टेंस है उसको कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डिस्टेंस का हमने क्या लिया है? स्क्वायर लिया हुआ है। इसलिए इसी लॉ को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है ग्रेविटेशनल के लॉ को। आ रही बात समझ में? आ रही है? इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल ये होता है कि बॉडी इज मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी ओनली, दैट वी कॉल्ड फ्री फॉल। अगर किसी बॉडी की मोशन हो रही है, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी ओनली, ग्रेविटी, बाकी कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बस एक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल। कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, या फिर कोई सैटेलाइट जो है वो स्पेस में अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है ग्रेविटेशन का फोर्स। कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो वो किसी ऑर्बिट में वो फिक्स है, वो चक्कर लगा रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। कोई एयर का फोर्स वहां पे एक्ट नहीं हो रहा है, कोई दूसरी बॉडी वहां पे नहीं है, तो वहां पे उसको फ्री फॉल का फीलिंग होगा। कैसा फीलिंग होगा? फ्री फॉल का। अगर आपको फ्री फॉल का फीलिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये कोई एलिवेटर है, ये कोई लिफ्ट है, और आप इस लिफ्ट से अगर नीचे आ रहे हो, तो देखिए आप इस लिफ्ट में खड़े हो, और ये है आपका प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप खड़े हो। तो आपका जो वेट नीचे एक्ट हो रहा है, ना, जैसे हम यहाँ पे मान लेते यहाँ पे कोई बॉडी है, अब इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास से जो फोर्स है वो नीचे एक्ट होगा, वेट जो है नीचे एक्ट हो रहा है, और वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है उसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मल क्या लगा रहा है उसके ऊपर? फोर्स। नॉर्मल जो है वो नॉर्मल क्या कर रहा है? इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये देखो, ये है नॉर्मल और ये है आपका वेट इज इक्वल टू mg। तो जितना वेट आपका नीचे एक्ट हो रहा है उतना ही नॉर्मल सरफेस आपके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है? आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आना शुरू हो गई, या फिर अर्थ के एक्सेलरेशन की तरह एक्सेलरेशन इसका अगर है, तो बहुत तेजी से अगर नीचे आ रही है, तो क्या होगा? आपको आपके पैरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाना बंद कर देगा। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा आपको? तो क्या होता है? आपको एकदम से वेटलेसनेस का फीलिंग होगा। तो ये फ्री फॉल का ही एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फ्री फॉल का ही। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा, तो आपको वेट का फीलिंग होगा। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा? वहां पे अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो प्रॉब्लम होगा कि सपोर्ट नहीं मिलेगा बॉडी को, कोई नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर एक्ट नहीं होगा। तो कोई प्लेटफॉर्म अगर आपके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो आपको
कैसा होगा, वेटलेसनेस का फीलिंग यहाँ पे होने वाला है, तो इसको बोला जाता है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के कुछ इक्वेशंस बनते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि जैसे बॉडी यहाँ पे है, जैसे बॉडी यहाँ पे, और यहाँ पे बॉडी है, और आपने उसको यहाँ से छोड़ दिया, बॉडी नीचे आएगी, यहाँ पे गिर जाएगी। तो देखो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास में होते हैं। देखिए पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, सॉरी ये थर्ड होता है, तीसरा हम ऐसा लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है राइट। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। अगर आपकी बॉडी यहां पे है, मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, आपकी 0 हो गई। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो आपको s दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे आपको हाइट लेनी पड़ेगी h, यहाँ पे आपको हाइट लेनी पड़ेगी h, u ले लिया आपने h ले लिया। उसके बाद अगर आप डाउनवर्ड कुछ चीज को मेजर कर रहे हो, डाउनवर्ड अगर आप जा रहे हो, तो डाउनवर्ड के लिए जो साइन कन्वेंशन रहेगा, डाउनवर्ड्स के लिए जो साइन कन्वेंशन रहेगा वो रहेगा निगेटिव। और अगर आप किसी चीज को अपवर्ड मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, किसी चीज को आप अपवर्ड्स मेजर कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव साइन, ठीक है, आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव साइन, यहां पे देना पड़ेगा पॉजिटिव साइन। तो एकदम सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होती है, तो उसको हमेशा ही नेगेटिव साइन आएगी। फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड एक्ट होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट होती है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को हमेशा ही नेगेटिव साइन दी जाएगी। तो बस इन सारे कंसेप्ट को यहाँ पे पुट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को कन्वर्ट करेंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 0, तो बचेगा क्या v, ठीक है ना, और जो v है वो भी डाउनवर्ड होगा, इसको नेगेटिव साइन आएगी v के, क्योंकि यहां से आपने शुरुआत किया, जो यहाँ पे v की वैल्यू रहेंगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वो आपको निकालनी है, लेकिन आप उसकी वैल्यू डाउनवर्ड काउंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। यहाँ पे माइनस वी रहेगा, माइनस लिखा आपने, u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन किसका रहेगा, ग्रेविटी का रहेगा, माइनस g रहेगा, यहाँ पे t रहेगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू जी टी, ऐसा रहेगा इक्वेशन। ये पहले वाले को हमने ऐसा कन्वर्ट किया, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ये रहेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां पे आपको, ठीक है ना, इसको हम यहां पे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो देखिए क्या क्या बदलाव होगा इसके अंदर, v जो है वो डाउनवर्ड फ्री फॉल के लिए हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड ही रहेगी। तो यहाँ पे v स्क्वायर को क्या आएगी, माइनस साइन आएगी, माइनस वी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब वेलोसिटी माइनस रहेगी, मतलब माइनस v, और माइनस वी को 2 बार आप अगर यूज करेंगे तो वो प्लस वी स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वी स्क्वायर बनेगा वो। तो ये वी स्क्वायर है आपका, पॉजिटिव बन गया। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वैसे भी 0 है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वैसे भी आपकी 0 है, यहाँ पे आप छोड़ रहे हैं ना उसको, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू वैसे भी 0 है, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 आया, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। और जो s है, जो डिस्टेंस है h, वो भी आप डाउनवर्ड काउंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड, इसलिए s जो है उसकी जगह पे h आएगा, और लेकिन आप डाउनवर्ड काउंट कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, यहाँ पे माइनस h रहेगा। तो देखिए देयरफॉर यहाँ पे रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये बनेगा नया इक्वेशन, ठीक है, ये बनेगा आपका नया इक्वेशन। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं हम, इसको कन्वर्ट करते हैं, हमने पूरी जगह इसके लिए ले ली है ना। ओके, तो देखिए s इसको ऊपर ही हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम ऊपर ही कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, या फिर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं। देखिए जो s की वैल्यू है, s
जो एस है वो एच है, एस जो है वो एच है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आएगी। उसके बाद यू की वैल्यू वैसे भी जीरो है तो यहाँ पे जीरो आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है 1/2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है निगेटिव, यहाँ पे माइनस जी आएगा, और जो टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बन रहा है इक्वेशन, इक्वेशन बन रहा है आपका माइनस एच इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वेयर। तो यहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर बनेगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने फ्री फॉल में क्या इक्वेशन रहेंगे इसको हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है आपका एस्केप वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि आप अर्थ के सरफेस पे हो, आप कहां पे हो, आप अर्थ के सरफेस पे हो, और आप अर्थ के सरफेस से आपको एस्केप होना है, यहां से आपको निकल के ऊपर जाना है, लीव करना है उसको। तो ये आपका सेंटर। तो देखिए यहां पे बॉडी के पास दोनों प्रकार की एनर्जी है, पोटेंशियल भी है और ग्रेविटेशनल भी है, पोटेंशियल भी है और ग्रेविटेशनल भी है। पोटेंशियल एनर्जी, राइट। देखिए अगर आप इस सरफेस पे हो, इस सरफेस पे अगर आप हो और आप इस हाइट पे चले गए तो आपकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी mgh। क्या बनेगी बेटा, mgh, mgh। तो आप मान लीजिए अर्थ के सेंटर से आपकी बॉडी कहां पे है, r इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इसके हिसाब से, mgr लिखता हूं मैं, और g की जो वैल्यू होती है, तो g की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है, g की वैल्यू g इज इक्वल टू होता है gm/r², ठीक है ना। क्या होता है gm/r²। तो मैं g की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, ये जो वैल्यू मैं इसको पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा m, यहाँ पे g की वैल्यू बनेगी कैपिटल G m/r², और यहाँ पे रहेगा r। तो क्या हो जाएगा, r r हो जाएगा कैंसल, और r r अगर कैंसल होता है तो आपके पास में बचेगा एक नई वैल्यू आपके पास में आएगी, वो रहेगी Gm/r। तो किसकी वैल्यू भैया, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। दोनों सेम ही है चीजें, मैंने बस कन्वर्ट किया है फॉर्मूले को वहां पे रिप्लेस करके, फॉर्मूले को वहां पे लगा के। अब देखिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जैसे आपने कोई स्प्रिंग है तो आपने स्प्रिंग को पकड़ा और आपने उसको खींचा, तो क्या होता है स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स तैयार हो जाता है। तो जहां पे भी अट्रैक्शन होता है, जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ और बॉडी अपने आप को अंदर की तरफ खींच रही है, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट फोर्स बॉडी के अंदर तैयार होता है, इसलिए उसको निगेटिव साइन दिया जाता है। वैसा ही आपको यहां पे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए आपने क्या किया, बॉडी को इस समझो यहां से किसी प्लेटफॉर्म से आप उसको यहां पे लेके गए, या फिर आप ट्राई कर रहे हो उसको खींचने का, मतलब यहां पे कोई भारी भरकम चीज है उसको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अर्थ उसको खींच रही है, तो मेरा जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है लेकिन अर्थ उसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो उसके अंदर अर्थ की वजह से जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तैयार हो रही है वो निगेटिव रहेगी, क्योंकि मेरे फोर्स के अपोजिट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा निगेटिव रहती है। उसको साइन किया, मतलब निगेटिव रहती है, मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए उसको नेगेटिव साइन दिया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू हो गई। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू, उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू है यहां पे। अब जो टोटल एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक से बनती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉडी को वेलोसिटी देनी है। अगर हम उसको वेलोसिटी देंगे तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है ना। और जब तक वो अर्थ की रेंज में है तब तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि आप उसको लेके जाना चाहते हो लेकिन उसको तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, मतलब जब तक वो अर्थ की रेंज से बाहर नहीं जाती तब तक उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी रहने वाली है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने वाली, ठीक है ना। एक स्प्रिंग को आपने इतना खींचा कि वो टूट गया, मतलब उसके अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ही नहीं, तो वैसा धीरे धीरे कम होते होते एक पॉइंट पे वो छूट जाएगा।
अब देखिए यहां पे आपको उसको वेलोसिटी भी देनी है, यहां पे आपको उसको वेलोसिटी भी देनी है। तो आप उसको वेलोसिटी देना चाहते हो, यहां पे आप उसको वेलोसिटी देना चाहते हो, और वेलोसिटी इतनी देना चाहते हो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज के ही बाहर चला जाए। तो अगर हमने उसको वेलोसिटी दी कितनी, एस्केप वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी देने के बाद में अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी 1/2 m इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये बनेगी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ये बनेगी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो बन रही है बॉडी की वो दोनों को मिला के बनेगी। तो टोटल एनर्जी जो बन रही है तो मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिलाकर के जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी उसकी टोटल एनर्जी। अब देखिए बात यह है कि टोटल एनर्जी कैसे रही थी सिस्टम की, हमेशा टोटल एनर्जी जो रहती है सिस्टम की जो इनिशियल होती है वही क्या रहती है, फाइनल रहती है। वही क्या रहती है, टोटल एनर्जी फाइनल भी रहती है। ऐसी बात है, जो इनिशियल है वही क्या रहेगी, फाइनल रहेगी। जो टोटल एनर्जी है इनिशियल वो कितनी है, 1/2 mve², इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। उसके बाद यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, -gmm/r²। अब देखिए उसको इतना दूर फेंकना है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही स्केप हो जाए। तो देखिए वहां पे जो टोटल एनर्जी रहेंगी वो जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि जब आप बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंकते हो ऊपर तो एक पॉइंट पे जाकर के वो वेलोसिटी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसके बाद में फिर से बॉडी नीचे आती है। तो आपने उसको एस्केप वेलोसिटी दी है, लेकिन उस एस्केप वेलोसिटी से वो बॉडी ग्रेविटेशनल रेंज के बाहर जाने वाली है। तो वहां पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। और जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी तब तक ही रहती है, पोटेंशियल एनर्जी तब तक ही रहती है जब तक आप अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में हो। जैसे आप अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज के बाहर चले गए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। मतलब दोनों की जो एडिशन हो गई वो हो गई जीरो। अब देखो, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो ये बनेगा 1/2 m इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू g/m/r² बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मास को कैंसिल करेंगे। तो बनेगा क्या, देखो जरा, कि इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm/r²। तो इसको आगे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनेगा इस प्रकार से, वो बनेगा इस प्रकार से कि इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r²। ये है आपकी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये बन गया आपकी इसके वेलोसिटी। तो चलो यहां पे हमने जो सारे टॉपिक है आपके सिलेबस के, ग्रेविटेशनल चैप्टर के, वो सारे जो मैंने टॉपिक आपको बता दिए, बहुत ठीक है ना, बहुत डीपली आपने तो पढ़ लिया ही है। लेकिन आपको अगर कल आपकी टेस्ट है तो आज आपको ये समरी वीडियो देखना चाहिए, आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर देगा। रिवीजन देखिए क्या क्या देखा हमने, हमने देखा कि भाई हमने देखा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ मास के बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लिया, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि केपलर्स लॉस क्या होते हैं, है ना, केपलर्स लॉस क्या है ये भी हमने देख लिया, केपलर्स लॉस भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा हमने, ठीक है ना। तो बाकी इसके वेलोसिटी सारी चीजें हमने देख ली। तो ये सारी जो मेन कंसेप्ट है इसके अंदर ये हमने पूरा इसको डिस्कस कर लिया है। तो बस आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद में ट्राई कीजिए फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और
जो भी हमारे 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर पड़े हुए हैं ऐप के ऊपर, यूवाईटी के ऊपर, उसके डीपीपीज है। तो लॉज ऑफ मोशन के डीपीपीज हर ऐप पर जाकर के आप, ऐप में आपको यथार्थ बैच है 9th स्टैंडर्ड की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐप पे जाके आप यथार्थ बैच को ले सकते हो, देख सकते हो उसके वीडियोस। और लॉज ऑफ मोशन के हमने वहां पे डीपीपीज दिए, डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 3-3 हमने डीपी वहां पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहां पे जाकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे समरी जो है ग्रेविटेशन की, इसको हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ में रुके रहे, पूरा वीडियो आपने देखा। और ऐसे ही हम समरी वाले वीडियोस अभी लाने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाए। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका रहेगा नया चैप्टर। थैंक यू सो मच।